क्या यूपीएससी को नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिड्यूस कर देने चाहिए? क्या यूपीएससी एग्जाम में एज क्राइटेरिया उसको भी कम करके 27 ईयर्स कर देना चाहिए? ये मेरा मानना नहीं है, बट हाँ, एक बहुत ही एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट, उन्होंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने ये रिफॉर्म्स प्रपोज किए हैं। नाउ बिफोर यू जंप द गन, बिफोर यू स्टार्ट कमेंटिंग विदाउट नोइंग कि उन्होंने क्या बोला है, हेयर द मैन आउट, उनकी बात समझिए, सुनिए, तो शायद आपको उनकी बात में थोड़ा लॉजिक जरूर दिखाई देगा। मैं बात कर रहा हूं डी सुब्बाराव जी की। डी सुब्बाराव ने 1970s में यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया था। सो माइंड यू, ही इज अ यूपीएससी टॉपर, वो अपने जमाने के यूपीएससी टॉपर है। इसके साथ साथ वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं और 50 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। सो वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी हु हैज वास्ट नॉलेज, वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब उन्होंने बोला क्या है? उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिस आर्टिकल में उन्होंने क्लियर कट ये बात रखी है कि हर साल लाखों बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है और क्योंकि सिलेक्शन रेशियो इतना कम है, हर साल लगभग 1000 या उससे कम कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट होने वाले, इस वजह से ज्यादातर एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी लाइफ के सबसे गोल्डन ईयर्स इस तैयारी में लगा देते हैं। अब होता क्या है, कई बार 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट तक उनको एग्जाम देने पड़ते हैं। हमने रिसेंटली देखा 2024 टॉपर जो है शक्ति दुबे, उनका 5th अटेम्प्ट था। तो लगातार एक के बाद एक अटेम्प्ट वो दिए जाते हैं। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत नजदीक हूं सिलेक्शन के, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो एक के बाद एक अटेम्प्ट देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और जब सिलेक्शन नहीं हो पाता तो वो डिसोरिएंट हो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि अब हम क्या करें, क्योंकि तैयारी में काफी आगे आ गए होते हैं, सिलेक्शन मिल नहीं पाता, जहां से शुरुआत की थी अब दोबारा वहां भी नहीं जा सकते। उन्होंने 1970s में सिविल सर्विसेज का पैटर्न क्या था, उस समय क्या क्वालिफिकेशन हुआ करती थी, उनका एग्जाम्पल दिया। तो 1970s में जब उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम टॉप किया था, क्योंकि यहां पर उन्होंने मेंशन किया दैट आई टॉप, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम उन्होंने अपने जमाने में टॉप किया था। उस समय केवल 2 अटेम्प्ट हुआ करते थे, तो यूपीएससी केवल 2 अटेम्प्ट दिया करती थी एस्पिरेंट्स को। इसके साथ साथ जो एज क्राइटेरिया था वो 21 से 24 ईयर्स के बीच में कहीं था। तो एज रेंज जो थी वो 21 से 24 ईयर्स थी और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो दिए जाते थे वो केवल 2 हुआ करते थे। बट धीरे धीरे करके इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द वास्ट मेजॉरिटी इन इंडिया, एज क्राइटेरिया को रिलैक्स किया गया और मोस्ट रिसेंटली वो क्राइटेरिया 30 से 32 साल कर दिया गया था। तो अगर मैं प्रेजेंटली बात करता हूं, हमारे यहाँ जो एज क्राइटेरिया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, दैट इज 21 टू 32 ईयर्स, और ये जनरल कैटेगरी के लिए है। जनरल कैटेगरी के अलावा अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं, मैं एससी एसटी कैटेगरी की बात करता हूं, तो वहां पर आपको 3 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो धीरे धीरे करके एज में रिलैक्सेशन दिया गया जिससे एक वाइडर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिल पाए सिविल सर्विसेज। इसके साथ साथ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ते चले गए और आज जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट अलाउ किए जाते हैं, ओबीसी कैटेगरी में 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाते हैं, और अगर हम बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी की तो वहां पर तो अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। यहां पर उन्होंने इन्हीं बातों को हाईलाइट किया है। अब उन्होंने प्रपोज क्या किया, उन्होंने ये कहा है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो एज क्राइटेरिया है, क्या हम इसे 27 ईयर्स नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ नंबर ऑफ अटेम्प्ट को घटाकर 2 से 3 कर दिया जाए। तो जो एस्पिरेंट है वो अपनी लाइफ का एक बड़ा, एक गोल्डन पीरियड केवल इस ड्रीम को चेज करते हुए नहीं बिताएंगे। अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो वो बाकी जॉब्स की तरफ, ऑल्टरनेट करियर की तरफ मूव कर जाएंगे, विच इज अ फेयर पॉइंट। बट इज दिस द ओनली सोल्यूशन? हालांकि उन्होंने इसके अलावा भी एक सोल्यूशन दिया है जो उन एस्पिरेंट्स को जिनकी आंखों में सपना होता है कि वो आईएएस बन जाए, वो आईपीएस बन जाए, उनकी उस ड्रीम को फुलफिल करने में काफी मदद कर सकता है। अभी मैं उसकी भी बात करूंगा। बट क्या एज लिमिट कम करना, क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट करना कम करना, यही एक तरीका है उन बच्चों को एक ऑल्टरनेट करियर की तरफ पुश करने के लिए?
अगर आप एज लिमिट कम भी कर देंगे तो 21 साल में अगर कोई बच्चा तैयारी करना शुरू करता है और 26-27 साल की उम्र तक वो तैयारी करता रहता, तो प्रॉब्लम तो वही बनी रहेगी। फिर वो अपने अटेम्प्ट सेव करने लग जाएगा। अगर आप अटेम्प्ट के ऊपर लिमिटेशन लगा देंगे तो वो अटेम्प्ट सेव करने लग जाएगा, वो 2 साल में एक अटेम्प्ट देने लग जाएगा। बट जिसके अंदर ये जोश है, ये जुनून है, जज्बा है कि मुझे एक आईएएस बनना है, मुझे एक आईपीएस बनना है, मुझे वो सपना, वो ड्रीम अपना फुलफिल करना है, उसे चेज करना है, आप उसे रोक तो नहीं पाएंगे। दूसरी बात, अगर ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटीज की ही बात करनी है तो गवर्नमेंट उसके लिए कोई और ऑल्टरनेटिव भी ला सकते हैं। जैसे वो एस्पिरेंट्स जो इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचते हैं, उनके मार्क्स अब रिवील किए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में उन्हें रिकमेंड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या वो पॉलिसी सक्सेसफुल हो रही है, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, उसका डेटा भी सामने आना चाहिए कि जब से पॉलिसी लाई गई है तब से लेकर अब तक कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में एब्जॉर्ब किया गया है। क्या गवर्नमेंट की किसी और सर्विस में ये एस्पिरेंट्स जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया है, जो उन चुनिंदा 2,500-3,000 में थे जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचे, क्या इनको गवर्नमेंट अपनी बाकी सर्विसेज में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती? इज दिस द ओनली सोल्यूशन दैट इज लेफ्ट? दैट इज द क्वेश्चन। एंड यू बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, आपको इसका आंसर जरूर देना चाहिए। तो अब कमेंट सेक्शन ओपन है, इसके बाद आप जरूर ये बता सकते हैं व्हाट डू यू फील। क्या यूपीएससी एज क्राइटेरिया कम करे, क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम करे? क्योंकि यहां पर एक चीज और कंसिडर करने वाली है, बहुत सारे एस्पिरेंट जो बैकवर्ड रीजन से आते हैं, जो पिछड़े इलाकों से आते हैं, जो ऐसे एरियाज से आते हैं जहां शायद इतनी प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी तक नहीं है, उतना एक्सपोजर नहीं है। आज के इस जमाने में, इंटरनेट चैट जीपीटी के जमाने में, अगर आप एज क्राइटेरिया कम कर दे तो क्या उनके साथ फेयर होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज स्टेज पर थे। जहां मेट्रो सिटीज में बच्चे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में, उनको शायद उसके बारे में पता नहीं। क्या गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए? या फिर ये डिजिटल डिवाइड बना रहेगा और एक ऐसा एस्पिरेंट जो किसी बहुत बैकवर्ड रीजन में बैठ के तैयारी कर रहा है, वो बेचारा सिर्फ सपना ही देखता रह जाएगा, क्योंकि वो डिजिटल डिवाइड के जमाने में वो शायद उस दौड़ में आगे नहीं आ पा रहा। खैर, इसका जवाब तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक और ऑल्टरनेटिव प्रपोज किया जिसे कहा जा रहा है यूपीएससी 2.0। ये यूपीएससी 2.0 क्या है? उन्होंने ये सुझाव दिया कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम कर दीजिए और एज क्राइटेरिया कम कर दीजिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और एज क्राइटेरिया जब आप कम कर देंगे, इसके साथ साथ 40 से 42 इयर्स के बीच के जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो अपने मिड करियर में हैं, आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो भी एक ओपन कंपेटिटिव एग्जाम के थ्रू, तो यहां पर वो लेटरल एंट्री को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि नहीं लेटरल एंट्री की बात की जा रही है, नहीं, वो लेटरल एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं ओपन कंपटीशन की। जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम में ओपन कंपटीशन है, वो बिल्कुल उसी ओपन कंपटीशन की बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए, ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए जो 40 प्लस है, मतलब 40 से 42 इयर्स के बीच लाई करते हैं। उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो भी एक ओपन कंपेटिटिव एग्जाम के थ्रू यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करे और सिविल सर्विसेज का हिस्सा बन पाए। और उन्होंने बड़े वैलिड आर्ग्यूमेंट भी प्रपोज किए हैं इसे जस्टिफाई करने के लिए। उन्होंने ये कहा है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, उसे प्राइवेट सेक्टर और वहां पर यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स, उसका आइडिया है, वो एक फ्रेश थिंकिंग लेकर आएगा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके साथ साथ ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, वो अपने कॉलेज की एजुकेशन के बाद सिलेक्ट हो जाते हैं। उनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का शायद उतना अंदाजा नहीं होता। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अंदर से तो देखा है, लेकिन बाहर से एक्सपीरियंस नहीं किया है। उनको प्राइवेट सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसका शायद उतना अच्छे से अंदाजा नहीं है। शायद वो उतने वेल इक्विप्ड नहीं होते जितना एक मिड करियर में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला इंडिविजुअल है, क्योंकि इसके पास वो टेक्निकल नो हाउ भी है। तो उन्होंने ये भी प्रपोज किया है कि ऐसे इंडिविजुअल्स को भी मौका दिया जाए ओपन कम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू। अब यहां पर यह भी एडवांटेज है कि जब एक ऐसा एस्पिरेंट जो 40 साल का हो गया और जिसने कभी यूपीएससी क्रैक करने का सपना देखा था और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसको एक और मौका मिल जाएगा अपने ड्रीम, उसको दोबारा चेज करने का।
और इसीलिए उन्होंने लेटरल एंट्री नहीं, उन्होंने ओपन कंपटीशन की बात की है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इस आर्टिकल में कही गई बातें सीरियसली ली जाएंगी? खैर, ऐसी बहुत सारी कमिटीज आई हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन दी है, बट यूपीएससी एग्जाम में एज क्राइटेरिया या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उनको टच करना ये बहुत ही सेंसिटिव इशू हो जाता है, और इसी वजह से कोई भी गवर्नमेंट ये रिस्क नहीं लेती कि वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या फिर एज क्राइटेरिया को कम करे। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वो एस्पिरेंट्स जो शायद बहुत ही दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, पिछड़े इलाकों में रहते हैं, जिनके पास वो सुविधाएं नहीं है, वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, जिनके पास उतना एक्सपोजर नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है इनिशियल लेवल पर, उनके लिए भी डिसएडवांटेजेस हो जाए। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत बैकवर्ड रीजन से आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अपना यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने का सपना पूरा कर पाते हैं। क्या ऐसे एस्पिरेंट को अगर आप सिर्फ 3 अटेम्प्ट देते हैं, क्या उसके साथ जस्टिफाइड होगा? द प्लेटफॉर्म इज ओपन, कमेंट सेक्शन ओपन है, अपनी बात जरूर रखिएगा, अपने व्यूज जरूर एक्सप्रेस कीजिएगा। इसके साथ साथ जब सपना देख ही लिया है तो उसको पूरा करने के लिए जितनी मेहनत होगी, जितनी मेहनत लगानी पड़ेगी, उतनी मेहनत लगाने को आप भी तैयार रहिएगा और हम भी तैयार हैं। एक नया बैच, फाउंडेशन बैच शुरू हो गया है, आप उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कंप्लीट आपका सिलेबस उसमें कवर कराया जाएगा, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, या फिर आपके मेंस के एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, यू नेम इट, सब कुछ इस फाउंडेशन बैच में हम कवर करने वाले हैं। और बैचेस बाइलिंगुअल है, तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ये बैचेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप इन बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ऑप्शनल पीएसआईआर है तो आप पीएसआईआर के बैच में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अगेन इंग्लिश हिंदी दोनों में। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी तो खुद की है, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा, और समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहां पर है। वो चाहते होंगे एक प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ना, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। तो उसके लिए हमने मेंटोरशिप बैच भी लॉन्च कर दिया है, तो आप इस बैच में भी चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये सारे बैच इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल हैं। आप इन बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। बैचेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ये नंबर दिया गया, आप इस पर एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप एक कॉल कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज बैचेस में एनरोल करने के लिए आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यूपीएससी टॉपर्स हब। जब आप गूगल पर टाइप करेंगे यूपीएससी टॉपर्स हब तो वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। वेबसाइट पर जब आप लॉग इन करेंगे तो सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। तो जितने हमारे बैचेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। इसके साथ साथ फ्री स्टडी मटेरियल भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे एनसीईआरटी के नोट्स हो, चाहे आपके ईयरली करंट अफेयर्स हो, या फिर प्रीलिम्स या मेंस का स्टडी मटेरियल, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये सारा स्टडी मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे, आप बैचेस में एनरोल कर पाएंगे और अपनी तैयारी में हमारे साथ आगे बढ़ पाएंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।